हाँ स्टूडेंट्स, इस फाइल के अंदर अपने जो आर्टिकल वाइज जो चलेंगे यूनियन में संघ के भाग 5 के, उनको अपन देखते हैं बेसिक। आओ, तो जैसे मैंने बताया था भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक पूरा इसका विस्तार है, लेकिन अपन अभी भाग 5 का अध्याय 1 जो है कार्यपालिका, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो सारा डिटेल मैंने आपको बताया इसका कैसे विभाजन है भाग 5 का। तो अपन पढ़ते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, और ये अपन किस में पढ़ रहे हैं, ये कार्यपालिका जो है वो वाले आर्टिकल अपन देख रहे हैं। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, इसमें आते हैं मेन चीजें तो और भी है कार्यपालिका में, लेकिन अभी अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 से लेकर 53 तक। ठीक है, एक एक आर्टिकल इसमें डिस्कस करेंगे अपन सारा डिटेल में। सबसे पहले अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये आर्टिकल अपन को पता होना चाहिए। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सीधा ये क्वेश्चन आएगा कि कहाँ लिखा हुआ है संविधान के अंदर कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है ना, सिर्फ इतनी सी बात है इसके अंदर, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में। ठीक है, 5 और 2 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो कार्यपालिका है अपने एग्जीक्यूटिव, उसका हेड या उसकी शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। ये कौन बोलता है, ये अनुच्छेद 53 बोलता है। ठीक, ये एज इट इज आर्टिकल अपने को याद होने चाहिए, एज इट इज का आंसर बनता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52, भारत में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 53, एज इट इज। कहीं मिक्स नहीं करना, जो वर्ड है ना जैसा वैसे वैसा आंसर देना है। एग्जीक्यूटिव शक्ति आ जाए, एग्जीक्यूटिव पावर रिसाइड्स इन होम, राष्ट्रपति, विच आर्टिकल 53, देयर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच आर्टिकल 52। समझे, भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54 54, ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपन को मदद करेगा, ये ऐसे एक्सप्लिसिट याद होनी चाहिए अपन को चीजें। अनुच्छेद 54 बता रहा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, इलेक्शन, आर्टिकल नंबर 50। ओके, ठीक है, निर्वाचन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है और करंट में चूंकि न्यूज में भी रहता है। ठीक है, जब भी मतलब कार्यकाल खत्म होता है राष्ट्रपति का, फिर न्यूज में रहता है। अपन नीचे भी इसका एक इमेज भी शेयर करेंगे, जो अपने 17वें राष्ट्रपति से संबंधित जो भी स्टैटिक्स थी उनको अपन शेयर करेंगे। तो सारा ये आर्टिकल है, काफी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है, देखते हैं। आर्टिकल 54, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की नियुक्ति। अब देखो इसमें ये गर्वित है क्योंकि अपन भारतीय संविधान के आर्टिकल देख रहे हैं, तो आप बोलो सर इसमें भारतीय तो है नहीं, भारतीय राष्ट्रपति, इतना दिमाग मत लगाओ। ठीक है, सब भारतीय संविधान के आर्टिकल्स हैं, तो भारतीय संविधान भारतीय राष्ट्रपति की बात करेगा। राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा होती है। ठीक है, नियुक्ति होती है किसके द्वारा, निर्वाचन के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा। तो इसलिए भारत जो है ये क्या है, गणतंत्र है, रिपब्लिक, इंग्लिश में उसको बोलेंगे रिपब्लिक। गणतंत्र दिवस मनाते हैं अपन कब, 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष। तो जैसे प्रस्तावना में अपन ने देखा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिसोल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक रिपब्लिक मतलब गणराज्य। तो ये गणराज्य यहाँ आ गया। सवाल वो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को एक गणतंत्र घोषित करता है, अनुच्छेद नंबर 54। अब इसमें काफी चीजें देखो लिंक हो जाती है, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई गणतंत्र से क्या मीनिंग है। तो गणतंत्र से क्या मीनिंग हो जाएगा, ये कि राष्ट्र का प्रमुख जैसे जो है, ठीक है ना, वो जब निर्वाचित होता है तो उस देश को अपन बोलते हैं गणतंत्र। तो जैसे ब्रिटेन का मैंने उदाहरण दिया था, ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। जापान में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है, लेकिन भारत में लोकतंत्र भी और गणतंत्र भी है, ऐसे अपन को समझना है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को एक रिपब्लिक गणतांत्रिक देश बनाता है, तो कौन सा अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद नंबर 54। ऐसे ऐसे है, देखो ऐसे अपन बेसिक से लेके गहराई तक के सवाल पे पहुंचते हैं, तब छोटी छोटी चीजें याद होती हैं। तो ऐसे ओके, भारत का राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन होएगा। ठीक है, और इसलिए भारत हो गया गणतंत्र। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, 4 चीजें आएंगी, अप्रत्यक्ष रूप से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सब आएगा इंग्लिश हिंदी में, कुछ मत घबराओ। इनडायरेक्ट रूप मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमण मत पद्धति, ये 3 नंबर से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एसटीवी बोलते हैं इसको, एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट, ये होता है, बैलेट से होता है, ईवीएम यूज नहीं होती इसके अंदर, सीक्रेट बैलेट होता है। बैलेट पेपर अभी दिखाऊंगा आपको, आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चौथी चीज होगी गुप्त मतदान। तो ये चारों चीजें अपन को इसी क्रम में आनी चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप,
अभी पढ़ेंगे क्या है, ये सब इन चारों चीजों को डिटेल में अभी देखें। आप भी सिर्फ ये समझो इन चारों चीजों को अपन को कैसे क्रम में बोलना है। ऐसे नहीं करते ना, गुप्त मतदान पहले लगा दो, अप्रत्यक्ष लास्ट, नो, फ्लो विल बी द सेम ऑफ द फैक्ट्स। अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की एकल संक्रमण मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। समझ गए, ये चारों चीजें याद रखोगे, टेस्ट में पूछूंगा। अप्रत्यक्ष रूप से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मतलब इनडायरेक्टली थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट। ओके, अब सबसे पहली चीज आएगी कि ये अप्रत्यक्ष रूप क्या है सर, ये बताओ। ठीक है ना, जैसे अपन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चुनते हैं तो उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जबकि अपन इंडियन प्रेसिडेंट को जब चुनते हैं ना, जैसे अभी रामनाथ कोविंद अभी प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनको अपन ने चुना है तो वो इनडायरेक्ट उनका इलेक्शन होता है, जबकि प्रधानमंत्री को अपन डायरेक्ट चुनते हैं। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे यार, परेशान क्यों हो रहे हो, वो तो चालू है वीडियो यार, ऐसे क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अब अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ रहे हैं अपन, क्या होता है अप्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है, सीधे है ना, सीधे सीधे जनता नहीं करती है। तो मतलब सर सीधे नहीं करती, तो मतलब सर सीधे तो मतलब ये सीधे नहीं करती सर, क्या मतलब जनता टेढ़े रूप से करती है। हाँ प्यारे, टेढ़े रूप से, अभी देखेंगे कैसे। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे नहीं करती, अपितु एक निर्वाचन मंडल करता है। समझ गए, ये टेढ़ा रूप हो गया। ठीक है, सीधा तो वो हो जाता है कि जैसे अपन सीधा अपन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए वोट डालते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य के लिए। ठीक है, अपन डायरेक्ट वोट डालते हैं, राज्यसभा के सदस्य के लिए अपन वोट नहीं डालते, जनता नहीं डालती, वो देखेंगे आगे। तो अपन जैसे राज्य की विधानसभा के सदस्यों को अपन डायरेक्ट चुनते हैं, और संसद के लोकसभा के मतलब जो निचला सदन है संसद का, उसके सदस्यों को अपन डायरेक्ट चुनते हैं, है ना। तो वो अभी आएगा आगे। तो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है, अपितु कौन करता है, एक निर्वाचन मंडल करता है। ठीक है, एक निर्वाचन मंडल करता है, जिसके सदस्य कौन कौन होते हैं इस निर्वाचन मंडल में, संसद, संसद है ना, संसद, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। रट लो दिमाग में, इसमें नहीं गोलमोल घूमना है, ये निर्वाचित है, ओनली इलेक्टेड। उपराष्ट्रपति में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अभी अपन जैसे जैसे पढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे इनको दिमाग में जमाते चले जाओ, कोई भी कंफ्यूजन कहीं नहीं होगा। कंफ्यूजन जब होगा शॉर्ट सर्किट, जब आप ढंग से नहीं पढ़ोगे, चीजों को ढंग से पढ़ोगे तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन, संसद के दोनों सदन, संसद आ गया, संसद मतलब संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा। जब कभी भी आप संसद के सदन बोलो ना, तो पहले राज्यसभा बोला करो, विविध सदन है, फिर लोकसभा बोला करो। ठीक है, जो नहीं पढ़ेंगे नहीं समझेंगे कॉन्सेप्ट, वो पहले लोकसभा बोलते हैं, क्योंकि चर्चा में ज्यादा लोकसभा रहता है इसलिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, तो निर्वाचन मंडल करता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदन बोले तो लोकसभा राज्यसभा। निर्वाचित सदस्य मतलब, तो इसका मतलब निर्वाचित सदस्य के लिए और भी होते हैं। हाँ प्यारे, होते हैं, इनको अपन मनोनीत बोलते हैं। आएगा अभी 530 प्लस 20, 530 प्लस 20, अब वो हट गए, दो और हट गए आगे, तो 530 प्लस 20 238 प्लस 12 आएंगे सारे ये। तो अब भी सिर्फ इतना ध्यान रख लो, निर्वाचित, ओनली इलेक्टेड। ठीक है, निर्वाचित सदस्य। फिर राज्यों की विधानसभाओं, है ना, विधानसभा है लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों निर्वाचित हैं, संसद के भी निर्वाचित, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, और राज्य के विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य। दिमाग में छाप लो, ओनली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट आएगा उसमें अभी ओनली इलेक्टेड की बात है, प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड, केवल निर्वाचित। राष्ट्रपति का चुनाव केवल निर्वाचित, राष्ट्रपति का चुनाव केवल निर्वाचित, राष्ट्रपति के चुनाव केवल निर्वाचित। ओके, इतनी बार याद करा दिया, आप तो यार बैठा लो दिमाग में, ऐसे फिट कर लो, ओनली निर्वाचित। ठीक है, अब देखो विधानसभा होगा ना, इसमें देखो एक चीज समझो, इसमें मतलब चुनाव में मनोनीत सदस्य आ गया, मनोनीत सदस्य तथा राज्य की विधान परिषदों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फिर बाद के अंदर संशोधन हुआ है और दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा को इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अभी तो ये समझो आप, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं संसद के। ठीक है ना, राज्य की विधान परिषद है, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे अपन 6 राज्य जैसे देखते हैं, उनके अंदर विधान परिषद भी आएगा, सारा डिटेल में अपन पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, यूटी बन गया, तो यूपी बिहार। ठीक है, आएंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र हुआ अपने, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनके अंदर अपन जैसे देखते हैं कि विधान परिषदें
आएगा, सारा डिटेल में आगे बता दूंगा। तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और राज्य के विधानसभा के सदस्य इसके अंदर भाग, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं सम्मिलित नहीं होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अब अपन जैसे देखते हैं कि दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके अंदर विधानसभा है, जैसे पौंडीचेरी और दिल्ली, ठीक है। 239 ए में तो पौंडीचेरी और 239 डबल ए के अंदर दिल्ली की विधानसभाओं का वर्णन है कि विधानसभा इस निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। पहले ये ऐसे था कि चलो जब नहीं थी पे प्रोविजन नहीं था तब पौंडीचेरी और दिल्ली की विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते थे निर्वाचित सदस्य विधानसभाओं के। लेकिन 1992 में जो 17वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद पौंडीचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो इस निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं, ठीक है। तो समझने वाली बात है। तो अभी तो अपन ने क्या समझा, केवल निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना, संसद के दोनों सदनों के, राज्य की विधानसभाओं के, जबकि संसद के मनोनीत सदस्य और राज्यों की जो विधान परिषदें होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना, विधानसभाओं को अपन लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं विधानसभा, और विधान परिषद को अपन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं। जैसे राजस्थान के अपन देखते हैं सिर्फ अंदर विधानसभा है, जबकि यूपी के अंदर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी, लेजिस्लेटिव, ऐसा समझ गए। आ जाओ अब आगे चलते हैं अपन, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो समय के साथ भारतीय लोकतंत्र ने सीखा वो क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये कंक्लूजन क्या बोलता है ये समझो, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आती जाएंगी, समझते जाओ, मजा आएगा बहुत पढ़ने में। ये तो है पढ़ाई खास बात। क्या है ये डेवलपमेंट, यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग हो तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होगा। भंग से क्या मतलब है, एक मैं जैसा बताता हूँ, इसमें गैप करते हैं, चुनाव, क्या राष्ट्रपति चुनाव संभव है। अब देखो भंग का क्या होता है, भंग में जैसे क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगा हो उस राज्य के अंदर तो भंग ही मानी जाती है, वो मतलब एक तरह सस्पेंड हो जाती है, कहने का मतलब भंग, फिर जैसे वहां चुनाव हो रहे हैं और भंग हुई है तो ऐसे, तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो क्या होगा, क्या राष्ट्रपति का चुनाव होगा क्या, जैसे विधानसभा भंग है या किसी भी तरह की जैसे कोई रिक्ति है, विधानसभा के सभी सदस्य, सभी मतलब सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो कोई निर्वाचित सदस्य जैसे मान लो मीनवाइल जैसे दल बदल के तहत स्पीकर के द्वारा योग्य घोषित किया हुआ है तो वो क्या भाग लेगा क्या, कोई बीमार है, कोई विधानसभा का निर्वाचित सदस्य तो वो क्या भाग लेगा क्या। तो इसके बारे में क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में सीधा सा मतलब इतना सा है, किसी भी प्रकार की रिक्ति हो राष्ट्रपति का चुनाव से प्रभावित नहीं होता है, इतना सा अपन को समझना है। तो ये क्या बोलते हैं, तो विधानसभा भंग हो तो क्या है, संविधान में इस विषय में स्पष्ट कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन संविधान के 11वें संविधान संशोधन 1961 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को चुनाव को इस आधार पर तुरंत नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल में कोई स्थान रिक्त था। समझ रहे हो, किसी भी तरह की कोई रिक्ति हो, किसी भी विधानसभा के अंदर कोई समस्या हो 29 राज्यों की विधानसभाओं में, तो उससे राष्ट्रपति का चुनाव प्रभावित नहीं होता है, वो अपने हिसाब से काम करता रहेगा और जब रिक्ति हो बढ़ती है तो उससे कोई प्रभावित राष्ट्रपति के चुनाव पे प्रभाव उसका नहीं पड़े। ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन मंडल में किसी भी प्रकार की रिक्ति का राष्ट्रपति के चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, फिर क्या देखो 1973 में राष्ट्रपति के चुनाव के समय गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू था, आया ना, जिसे मैंने अभी बताया, मंगती राष्ट्रपति शासन लागू था। इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि बिना एक विधानसभा के भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी राज्य की विधानसभा उस समय एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है। ये लाइन ध्यान रखो बस, जो आपको मतलब नैया पार लगाएगी ना वो ये लाइन है, निर्वाचन मंडल में किसी भी प्रकार की रिक्ति हो, कोई भी प्रकार का स्थान रिक्त हो तो उससे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये समझना अपने को। ओके, अभी तक अपन ने क्या समझा, अनुच्छेद 54 ये बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, किस तरह से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। फिर आगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की, कौन सी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV, ठीक है, और सीक्रेट बैलेट के द्वारा, है ना, एकल संक्रमण मत प्रणाली, आगे देखेंगे सारा आएगा। परेशान मत हो सर ये क्या होती है, अरे यार समय समय पे तो समझोगे, एक साथ सारी चीज थोड़ी ना समझा दूं, अभी सिर्फ इनडायरेक्ट समझ लिया, आगे वो भी आ जाओगे, ऐसी क्या बात, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सबको चुन चुन के लेंगे अपन, समझ गए। तो ये अपन ने देखा अनुच्छेद 54 जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। अब आता है आर्टिकल नंबर 50, आओ आर्टिकल 55, बहुत मस्त चीज है आर्टिकल 55 में, बहुत समझने को मिलेगा आपको, आराम से देखो, इजी मत लो, है ना, कई बार क्या होता है टेकन फ्रॉम ग्रांट अपन चीजों को ले लेते हैं तो कंफ्यूजन होता है, तो सिंसियरिटी से समझते चलो।
मैं कहीं मजाक करता हूँ तो वो समझाने के लिए या आपकी नींद उड़ाने के लिए, ऐसे सिंसियरिटी लूज नहीं करनी कभी भी। आर्टिकल नंबर 55 चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा है। संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य का मत का मूल्य निम्नलिखित विधि से निकाला जाता है ना, मतलब जो वैल्यू ऑफ वोट उसको बोलते हैं वीओवी, वैल्यू ऑफ वोट संसद के, मतलब संसद में राज्यसभा लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा है ना कि निर्वाचित सदस्य यहाँ गर्भित है, इनका मत का मूल्य इस तरह निकलता है। फिर लाइव एग्जांपल जो रामनाथ कोविंद का था ये नीचे मैंने लिखा हुआ है उसे बताऊंगा, लेकिन यह सूत्र तो समझो। एक निर्वाचित विधायक, विधायक का मतलब राज्य की विधानसभा का क्या होता है मत का मूल्य, राज्य की जनसंख्या, कब की 1971 की, मत बोल देना कि हाल ही जनगणना की, जैसे 2011 वाले भी चल रही है, गड़बड़ हो जाएगी प्यारे, कई बुक्स में हो भी रखा है ये 2011 की जनगणना नहीं, दिखा दूंगा अभी आपको नीचे स्टैटिक्स भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की हुई, ठीक है ना। राज्य की जनसंख्या कौन से साल की, 1971, 1971, ठीक है। ये तो ऊपर आएगी न्यूमरेटर में, नीचे क्या आएगी, ये बीच में डिवाइड का साइन है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, आ गया ना निर्वाचित सदस्य, बहुत वेल नोन बुक में गलती करी हुई है यहाँ, ये राज्य विधानसभा के सभी सदस्य है। बुक का नाम मैं नहीं लूंगा, रहने दो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर मेरे को फोकस रखना है बस, किसमें क्या है वो मैं बता दिया, गलती है ये है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, राज्य विधानसभा की निर्वाचित सदस्यों की संख्या, पहले इतना सा सूत्र आप समझ जाओ, बाकी सब बाद में बताएंगे। राज्य की जनसंख्या 1971 की, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ऊपर अपन ने जनसंख्या रखा और नीचे निर्वाचित सदस्यों की संख्या रखी अपन ने। अब ये समझो ये इधर क्या है, ये भाग, कईयों में तो ये यूं लिखा रहेगा भाग 1000, 1000, और कईयों में ये लिखा रहता है 1/1000 यू, तो ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तो ये 1000/1 है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है और 1/1000 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें समझना क्या है, जो समझने वाली बात है ना, जो कॉन्सेप्ट है यहाँ वो है, ये 1000 से अपन ने यहाँ भाग क्यों दिया जनसंख्या को, ये समझने वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरे से पढ़ को आपको अलग मिलेगा, क्या है, राज्य की जनसंख्या होती है बड़ी, बड़ा अंक होता है, और निर्वाचित सदस्य तो कितने से होते हैं, कम होता है वो अंक, जैसे अपने 200 के 200 है पूरे, जनसंख्या बड़ी होती है, तो जनसंख्या में जब निर्वाचित सदस्यों का भाग देंगे ना अपन, तो वो आंकड़ा काफी बड़ा आता है, तो उस आंकड़े को और छोटा करने के लिए अपन 1000 से भाग देते हैं, ये समझने वाली बात है इसके अंदर। तो देखो समझना क्या है कि ये जनसंख्या का आंकड़ा जहां होना, उसके अपोजिट अपन को 1000 लिखना है। अपोजिट मतलब अभी जैसे जनसंख्या अपन न्यूमरेटर में देख रहे हैं ऊपर है, ठीक है, ऊपर देख रहे हैं, तो ये अब डिवाइड 1000 करेंगे ना तो जनसंख्या के अपोजिट में आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा 1000, ये समझने वाली बात है। अब जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल आप समझाता हूं तब इसको समझोगे आप, है ना। कई किताबों में जैसे क्या कर दिया है, जनसंख्या बटा निर्वाचित सदस्य गुणा 1000, गलत, गुणा करोगे तो गुणा लिख के 1/1000 लिखना पड़ेगा आपको। जनसंख्या के अपोजिट जो भी है ना, जैसे न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर, अंश में जनसंख्या है तो हर के अंदर निर्वाचित सदस्य आएंगे और निर्वाचित सदस्य गुणा होंगे 1000 से, ये समझना आप लोगों को। तो ये सूत्र है ना, आपको प्रेजेंट में जैसे कैसे यूज है वो समझाता हूँ। देखो आपको, देखो यहाँ देखो, थोड़ा सा जैसे ये खिंच जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझो यार, क्या करोगे छोटे छोटे में जल्दी जल्दी पढ़ के, पढ़ रखा है जल्दी बहुत आपने चीजों को, तभी तो आप जरूरत पड़ रही है इन चीजों में। देखो है ना, ये राजस्थान वाला अपन एग्जाम, ये रामनाथ कोविंद जो है 17वें राष्ट्रपति, उन वाली स्टेटिक्स लिखी हुई है ये, सॉरी बिट में था खुल गया। देखो ये आप जैसे देखो राजस्थान, ये है ना, ये पूरी अपने 2,57,65,806 ये जनसंख्या, ठीक है ना, 200 अपने निर्वाचित सदस्य, और अब देखो ये निकला कैसे वो मैं समझा देता हूँ आपको, है ना। ये 1971 की जनसंख्या है, एक बार 1971 भी आपको लिखा हुआ दिखा देता हूँ जिससे बेचैनी नहीं होगी आप। ये देख लो, ये ठीक है ना, ये अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइड से लिया हुआ डेटा है पूरा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2013 रामनाथ कोविंद, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ वोट्स, है ना, वीओवी मैंने बताया था, मत मूल्य ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स है निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अनुच्छेद 54 बोल रहा है एज इट इज,
एंड बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एज पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब 54 में रीति बता रहा कि फिर मत का मूल्य तो, भाई मत का मूल्य तो अपन 55 में ही तो है यार, 54 में तो निर्वाचन की पत्ती थी कैसे, अब ये आ गया मत का मूल्य निकाल रहे क्योंकि वैल्यू ऑफ वोट तो बात 55 में ही तो है ना। और देखो लो जनसंख्या मैंने बताया था पॉपुलेशन सेंसस 1971, ये देख लो अब मत कहना सर मैंने पढ़ी है, मैं 2011 लिखी हुई है, मुझे मतलब नहीं है प्यारे उससे, मुझे भारत सरकार का जो अभिलेख है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मुझे उससे मतलब है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे अवेलेबल है, अपेंडिक्स डाल देना गूगल में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट इलेक्शन फॉर 70th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2017 निकल के आएगा, पीडीएफ देख लेना उसमें नीचे, अपने आप पता चल जाएगा। मैं मनगढ़ंत स्टैटिक्स थोड़ा ना पढ़ाऊंगा यार आपको, कोई मजाक थोड़ी ना ऐसे पढ़ाना, ठीक है। तो 1971 की जनसंख्या, क्योंकि पिछले क्लास में मेरे से स्टूडेंटों ने बहस करी हुई है ये, सर हमने ऐसे पढ़ा 2011 का, अरे 2011 वाला कॉन्सेप्ट अलग है कुलदीप सिंह नैयर, वो क्या है डिलिमिटेशन है, वो परिसीमन करना विधान सदस्यों का, विधान परिषद की मतलब जो सीट्स होती हैं उनका, कि कितनी दूर के अंदर एक सीट होगी, वो परिसीमन होता है। वो तो परिसीमन होता है हर जनगणना के साथ में, पद्धति नहीं बदली जाती हर जनगणना के साथ में, परिसीमन, तो परिसीमन जब पढ़ेंगे ना तब आएगा वो, ठीक है। तो परिसीमन होता है हर मतगणना के साथ, ठीक है। ये जैसे सीट्स अभी अपने फिक्स हो रखी 552 550 से जैसे आज, ठीक है। ये सीटें सब 1971 के जनगणना के हिसाब से 2026 तक फ्रीज हो रखी है। तो यहाँ ये समझो बस पॉपुलेशन किसकी है यार, वैल्यू ऑफ वोट निकालने के अंदर 1971 की, ये समझने वाली बात है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तो दिमाग लगाए क्या करोगे यार, समझ में नहीं आता मेरे को। तो राजस्थान में थे ना, 71 दिखा दिया, आप आ जाओ, ज्यादा जान मत खाओ, काम की बात करते हैं अपन। राजस्थान है ना, राजस्थान ये देख लो 1971 की जनसंख्या, और ये अब ये होगी ना 2,57,65,806 सदस्य थे अपने 2000। एक बार मैं कैलकुलेटर निकाल लूं फिर आपको दिखाता हूँ, आ जा भाई कैलकुलेटर, ये आ गया अपना कैलकुलेटर, है ना। कुछ यार समझो यार, लाइव समझोगे तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा। और सोचो सर शॉर्ट में करा दूं ना 10 मिनट का वीडियो बना के, सर क्यों परेशान करते हो यार, दुनिया बहुत जालिम है, मैं क्या करूँ, चलो इसको इधर रख लिया, है ना। आ जाओ, अब मैं आपको क्या था, चलो अब सूत्र क्या था, पहले जनसंख्या 257 मतलब 2,57,65,806 आ गई अपनी जनसंख्या 1971 की। ये लिखी है मैंने, जो यहाँ लिखी है ना देखो, ये 2,57,65,806 आ गई, 2,57,65,806, ओके। अब इसमें ये तो होगी जनसंख्या, अब निर्वाचित सदस्य हैं उसका भाग देंगे अपन 200 का, इसमें भाग दे दिया मैंने, कितने का डिवाइड कर दिया 200, आ गई। अब अपने दबाया एंटर, तो देखो कितना बड़ा वैल्यू आई है, 1,28,829, बड़ी वैल्यू आई ना। अब ये बड़ी वैल्यू आ गई तो सर इसको छोटा कैसे करें, भाग दे दो यार 1,000 से, गुणा, मतलब भाग 1,000 लिखा होता तो वो इंटू अपॉन 1/1000 हो जाएगा, क्योंकि इसको अपन को छोटा करना है, बहुत बड़ी फिगर आ गई 1,28,829, छोटा करने के लिए भाग देते हैं, भाग देने के वो लिखा हुआ देखो डिवाइड 1000, तो फिर वो भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा वो। अब देखो अब अपन इसको भाग दिया 1,000 का, 1,000, फिर अब आ गया ना 128.29, ये देख रहे हो आ गया 128, ठीक है ना, 0.82। तो जब ये डेसिमल के बाद पहला अंक 5 या 5 से ज्यादा है, तो ये डेसिमल के बाद वाला जो अंक है, मतलब ये सॉरी बाद वाला अंक 5 या 5 से ज्यादा है, तो डेसिमल के पहले वाला जो अंक है उसको अपन 1 इंक्रीज कर देते हैं, तो ये 129 हो जाएगा राजस्थान के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य। आ गया, तो देख लो ये 129 लिखा हुआ है, और सॉरी ये 129 लिखा हुआ है, देख लो ये रहा साहब 129 आ गया। सर कैसे आया, सर ऐसे आया, ये लिखा हुआ, ये पूरा अपनी जनसंख्या में भाग दे दिया अपन ने, पहले 200 का, फिर उसमें भाग दे दिया 1,000 का, तो वो जो पहले आंकड़ा देखो आ रहा था ये 1,38,000, ठीक है ना, फिर ये हजार सॉरी 1,28,829, 1000 का भाग देते, ये 3 के बाद डेसिमल लग गया, फटाके से रख गया यहाँ, है ना। तो ये 128.89 हो गया, तो ये 129 हो गया, ऐसे निकल गया। तो प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य आ गया 129 जो यहाँ लिखा हुआ है,
ठीक है, ये अपन ने लिख रखा है ना 129, ये आगे मूल्य, और फिर अपने कुल निर्वाचित सदस्य 200 है, मनोनीत नहीं है अपने विधानसभा के अंदर राजस्थान में, तो ये राजस्थान के विधानसभा का पूरा मूल्य हो गया कितना, 2 लाख, सॉरी 25,800, ठीक है ना, 25,800, 25,800 ऐसे। तो ऐसे करके सभी राज्यों की विधानसभा का आ गया, और टोटल मूल्य कितना आ गया ये सभी राज्यों की विधानसभा का, 5,49,495, 5,49,495। ये अपनी पूरी जो विधानसभाएं हैं उसमें देखो अपन ने क्या जोड़ लिया, 29 राज्य जोड़ लिए, और दिल्ली और पौंडीचेरी की अपन ने विधानसभा जोड़ी। ये सिस्टम है जो अपन को ध्यान देना ऐसे, ठीक है। तो ये तो राज्यों को आ गया, फिर तो याद राज्यों तो का तो समझ गए ना। अब पहले ऊपर चलते हैं, पहले अभी इतना ही पढ़ा है तो इसलिए मैं अभी इतना एग्जांपल दूंगा, फिर आगे जब पढ़ लेंगे तो आगे का और मैं एग्जांपल इसके आगे वाली इमेज दिखा दूंगा। पहले थ्योरी के हिसाब से चलेंगे अपन। तो मैंने अभी तक इतना आपको समझाया, ठीक है ना, ये इतना यहां तक समझाया मैंने आपको। भाग 1,000 आप समझ गए प्यारे, भाग 1,000 वाली कहानी क्या है। नहीं समझे ना तो रिवाइंड कर लो, वीडियो को वापस देख लो। ऐसे करके प्रत्येक राज्य की विधानसभा सदस्य का मत का मूल्य निकल आया, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत का मूल्य, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं संसद के सदस्य का मत मूल्य, आगे बढ़ते हैं। ये मेरे को यूं लग रहा है थोड़ा सा स्पेस कम है, ये ले लो, आप ले लो, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं राज्य एक संसद सदस्य के मत का मूल्य, ठीक है ना। अभी तो अपन ने विधानसभा देखी सारी 29+3, अब अपन देख रहे हैं कि संसद सदस्य जैसे जो होते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा सदस्य, उसके मत का मूल्य कैसे, कि राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों, निर्वाचित मानो सब, ये गर्भित है, के नियत कुल मतों का, कुल मतों की संख्या, है ना, राज्य की विधानसभा के सदस्यों के नियत कुल मतों की संख्या। देखो क्या, एक मिनट रुक जाओ, इसके अंदर एक आंकड़ा मिसिंग है, मैं बताता हूँ क्या मिसिंग है, देखो अभी बताता हूँ। मत मूल्य आते हैं, देखो ये वाला जो कॉलम है ना, इस कॉलम में क्या आ रहा है, ये वाला टोटल वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू निकल रही है। यहाँ तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए, अब यहाँ निकल रही है क्या, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर ईच स्टेट, टोटल वैल्यू ऑफ वोट फॉर द स्टेट, ठीक है ना, कि राजस्थान के सदस्य का जैसे कुल सभी 200 सदस्यों का कितना मूल्य हुआ ये अपन ने देखा। अब देखो यहाँ नीचे जो आया ना, यहाँ लिखा हुआ, यहाँ क्या है ये, थोड़ा सा इसमें देखो एक बार पेशेंस रखो, ओ सॉरी 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 सॉरी, केजप केजप केजप, ये क्या आया, ये क्या है जो ये आया ना, ये जो है ना, ये क्या है, 5,49,495, 5,49,000, ये सभी अपन जो 31 जो अपन देख रहे हैं ना पूरी विधानसभाएं, उनका कुल का मत का मूल्य है। अब देखो क्या है, इस सूत्र को मैं इस फाइल को आगे बढ़ाता हूँ, फिर वो अपने आप समझ में आएगा, वहां उसमें गड़बड़ होगी थोड़ी सी। देखो क्या है, ये यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या आया कि इसके अंदर कैसे निकलेगा, ये जो है ना 5,49,495, ये क्या है, ये देखो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ तो आप ये समझोगे, ये जो दोनों सारे एक साथ आ जाए तो मजा आ जाए। देखो ये है, अब समझो, ये जो है ना, ये 5,49,400, ये की ये फिगर लिखी हुई है ये, ठीक है। तो राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनके मतों का मूल्य में भाग देंगे अपन संसद के निर्वाचित सदस्यों का, ये मैं बताना चाह रहा था कि ये संख्या नहीं है, ये मत मूल्य है जो ये आया ना पूरा ऊपर, ठीक है। तो ये वर्ड वहां मिसिंग था, इसलिए मैंने आपको सूत्र दिखाया, इसलिए दिखाया ये। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर रहे तो अपन को समझने में अच्छा लगेगा ना यार, मकसद तो यही है। तो ये क्या है, राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या नहीं है, ये थोड़ा सा कुल मतों का मूल्य, ये है राज्य की विधानसभाओं के। अब चलो कोई बात नहीं, यहाँ ये लो निर्वाचित सदस्य वापस लिख, निर्वाचित सदस्यों के लिए नियत कुल मतों का मूल्य, नियत भी हटा दो, चलो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के कुल भी हटा दो, के मतों का मूल्य, वैसे ये समझ लो के मतों का मूल्य, राज्य की विधान सभाओं कर दो, सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य, ऐसे है थी। आगे समझ में अब तो आई गई होगी अच्छे से, इसको छोटा कर देना, ठीक है ना।
राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य आया था ना अभी 5 लाख, ऊपर क्या आ रहा था वो 5,49,495 आ रहा था ना, उसमें भाग दे रहे थे अपन 776 का। ये फिर 776 क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ये संख्या में बड़ा कैसे दिख रहा है आप लोग को, एक बार मैं देख दूं क्या, ये संख्या, शायद फॉन्ट बड़ा हो गया ये। है ना ये, तो क्या है, ऊपर तो मत का मूल्य है, संसद का मत का मूल्य कैसे निकलेगा कि ऊपर अपन न्यूमरेटर में तो क्या रख रहे हैं अपन, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य, उसमें भाग किसका दे रहे हैं, दोनों सदस्यों के निर्वाचित, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। कहने का मतलब ऊपर तो मूल्य है ये 5,49,000 और नीचे संख्या है 776, ऐसे अपन को देखना है इस सूत्र को। ऊपर मूल्य है किसका, सभी निर्वाचित जो अपने विधायक हैं उनके मतों का मूल्य 5,49,000 और नीचे संख्या, सदस्य संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो ऊपर तो मूल्य है, नीचे संख्या है, इसलिए सूत्र में गड़बड़ होती है। फिर आगे क्या है, यदि आधे से अधिक भिन्न आए तो उसे एक गिना जाता है ना, मतलब 0.5 से ज्यादा हो तो उसे एक अपन गिन लेंगे। ठीक है, तो अब ये निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये थोड़ा सा अपन नीचे और देख लेते हैं सूत्र में, तो आपको और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या है देखो, एक बार थोड़ा स्विचिंग में कि माउस नहीं है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं बता देता हूँ। फिर भी पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन, यहाँ आ गया है ना। कैसे, ये देखो यहाँ समझ लेते हैं इसको पूरा अपन, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तो समझ लो है ना, इसको पूरा क्लियर कर दूंगा। देखो, वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य का मत का मूल्य निकाल रहे हैं अपन। क्या है, टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा 543 है ना, टोटल इलेक्टेड ही है, और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स 233, ऐसे करके जो इलेक्टेड ही है ना, निर्वाचित सदस्य ही है ये राज्यसभा और लोकसभा के, ऐसे हो गए कितने 776। तो ये तो वैल्यू ऑफ वोट आ गया ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज 5,49,495, और ये निर्वाचित सदस्यों की संख्या, संसद के निर्वाचित सदस्यों की 776, तो ऐसे निकल के आ गया ये 708। ठीक है ना, ये क्या है, वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य उसका मत का मूल्य 708। समझने वाली बात क्या है, जो कई बार एग्जाम में आता है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो निर्वाचित सदस्य होता है उसका मत का मूल्य सेम होता है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य का मत का मूल्य ज्यादा होता है या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य का मूल्य कम होता है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों का जो मूल्य है, मत का मूल्य, वो सेम होता है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा है सेम वैल्यू ऑफ वोट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्वेश्चन आता है ये बहुत बार प्री के अंदर, मेंस के अंदर भी, है ना। इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मत का मूल्य लिखा हुआ है क्या, 708। ये समझना अपन को। तो लोकसभा राज्यसभा किसी का भी निर्वाचित सदस्य उसका मत का मूल्य, ओके, ये वैल्यू ऑफ ईच वोट। ऐसे तो थोड़ा सूत्र में गड़बड़ हो गया, ये ऐसे लिखा जाता है, ये देख लेना, इसको मैं सही कर दूंगा। वैल्यू ऑफ ईच वोट इज इक्वल्स टू ऐसे 549,495 डिवाइडेड बाई 760, उसमें वो गुणा वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे क्या आ गया, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ 776 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे आ जाएगा, ये तो एक का आया था 708, कुल सदस्य कितने 776 निर्वाचित, तो ये आ गया टोटल एमपी का वोट का मूल्य कितना 549,408। ठीक है, ऐसे ही 776 का है ना। तो राज्यों की विधानसभाओं का तो आ रहा था 549,495, संसद के सदस्यों का आ रहा निर्वाचित सदस्य 549, तो देखो ये टोटल नीचे जुड़ गया, तो ये कितना हो गया, ये तो स्टेट्स का था और ये तो एमएलए का है टोटल, है ना 495, और ये एमपीज का था 408। आ गया ऐसे, तो ऐसे ये हो गया कितना 10,98,903 कुल जो मत मूल्य है। समझ गए ना। अब इसमें से सारा अपन देखते हैं कि कैसे 50% से ज्यादा या कैसे क्या होता है, वो सारा आगे आएगा। ठीक है, तो मत का मूल्य ये सारा जुड़ गया, एमएलए का जुड़ गया और एमपी का जुड़ गया, टोटल आ गया 10,98,900। सब अभी अपन लाइव एग्जांपल देखेंगे, उससे सारा समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है ऐसा इसके अंदर। देखो यहाँ शायद राष्ट्रपति का मैंने लिख रखा है, ये राष्ट्रपति का चुनाव वाला है। देखो जैसे अभी 10 लाख आया ना, अभी मैंने 10 लाख की गणित बताई थी, तो देखो रामनाथ कोविंद को जो अपने थे ना, ये रामनाथ कोविंद, तो ये रामनाथ कोविंद की देखो स्टैटिक्स लिखी है मैंने यहाँ, ये रामनाथ कोविंद की, देखो रामनाथ कोविंद, तो देखो 10 लाख में से करीबन 7 लाख तो इनको मिले, रामनाथ कोविंद को 70% के लगभग, और फिर ये करीबन 3,67,000 वोट ये मीरा कुमार जो है स्पीकर जो थी पहले,
बाबू जगजीवन राम की डॉटर। ठीक है, तो ये 2 ही उम्मीदवार थे इस बार ये। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद को ये मिलकर 7 लाख और मीरा कुमार को करीबन 3 लाख। तो ऐसे जो 10 लाख वाला आंकड़ा है ये ऐसे स्थापित हुआ इसके अंदर, है ना। टोटल तो 10 लाख ही होंगे, उन वो दोनों को इनको मिल गए ऐसे। ठीक है, तो टोटल 10 लाख कैसे आया समझ में आ गया आपको। 5 लाख तो है विधानसभाओं का और 5 लाख है संसद के सदस्यों का, ऐसे 10 लाख पूरा ये मूल्य है, ये 10 लाख। ठीक है ना। फिर आगे सिंगल ट्रांसफर बोर्ड अभी और अपन समझेंगे, आ जाएगा। आओ तो ऊपर चलें, अपन कहाँ थे, एक सेकंड, ये आ गया ना। तो ये स्टैटिक से अच्छा समझ में आ जाता है, अगर अपन ऐसे आंकड़ा हो ना लेटेस्ट तो उससे बिल्कुल आ जाता है अपन। यहाँ तो अपन समझ गए ना, आधे से अधिक हो तो एक गिना जाता है, और ये निर्वाचित सदस्यों के जैसे जो है संसद के निर्वाचित सदस्य विधानसभाओं के देखा था अपन ने, और उसमें अपने 576 का भाग दे दिया तो ये निकल के आ गया ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा सा ये तो ये हो गया है ना, अब आगे आगे चलने अपन। थोड़ा सा स्विचिंग में माउस नहीं है मेरे पास, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है आज स्विचिंग में, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, है ना। तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, ये ऊपर वाला ये समझा दिया। ठीक है, फिर इसमें नीचे और क्या है, अब ये आता है सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड। ठीक है, संबंधी विवाद, यहाँ से पढ़ लेते हैं ना, सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड। ये सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड का एक अलग वीडियो और बनाएंगे, उसमें जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। एक ही बार जरूरत पड़ी है वीवी गिरी में द्वितीय राउंड की, देखो क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के अनुसार एकल संक्रमण प्रणाली सिंगल ट्रांसफर बोर्ड के आधार के अनुसार एकल संक्रमण प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफर वोट द्वारा गुप्त मतदान रीति से होता है। ये देखो क्या होती है, सभी मतदाताओं को मत पत्र बैलेट पेपर पे मतलब अपने प्राथमिकताएं 1 2 3 4 लिखनी होती है। चुनाव में विजयी रहने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ये निश्चित संख्या क्या है अभी आगे आएगा, देखो क्या है। इस निश्चित संख्या को निर्धारित कोटा, है ना, डिजायर्ड कोटा कहा जाता है। ये कोटा वैध मतों, है ना, कुल वैध मतों का स्पष्ट बहुमत होता है। ये स्पष्ट बहुमत एब्सोल्यूट मेजोरिटी याद रखो क्या है ये चीज, अर्थात आधे से एक अधिक मत होना चाहिए उसके पास। आधे से एक अधिक क्या, जैसे अभी अपन ने देखा था 10 लाख, 10 लाख में 2 का भाग देंगे प्लस 1 उसमें कर देंगे, तो ये निर्धारित कोटा है। ठीक है ना, आधे से एक अधिक क्या, आधे से एक अधिक। आधा तो कितना हो जाता, जब इसमें भाग दे दिया, कुल में तो डिवाइड देते 2 देते तो आधा ही हो गया, लेकिन आधे से एक अधिक होना चाहिए उसके पास। आधा आया तो निर्वाचित नहीं माना जाएगा, सेकंड राउंड होएगा, फिर आधे से एक अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये है एब्सोल्यूट मेजोरिटी इसको बोलते हैं अपन, चाहे वो संसद में हो, चाहे लोकसभा के अंदर हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे राष्ट्रपति इलेक्शन में। एब्सोल्यूट बहुमत क्या होता है, आधे से एक अधिक, मतलब कुल भाग 2 प्लस 1, कुल यहाँ 10 थे इसलिए मैं लिख दिया, कुल बराबर 2 भाग 1, इसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं। 50% प्लस 1। फिर क्या, देखो ये लाइन पढ़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतगणना के प्रथम चरण में प्रथम प्राथमिकताओं की गिनती की जाती है, जिन पे जैसे ये बैलेट पेपर है तो इसमें जैसे 3 मेंबर हैं ए बी सी, फिर इसमें प्रेफरेंस लगेगा जैसे 1 2 3। अगले बैलेट पेपर में जैसे डालेगा 3 2 1। जैसे भाई हो सकता है जैसे 3 मेंबर हैं, 3 चुनाव के अंदर खड़े हुए और 10 निर्वाचित सदस्य हैं, 10 बैलेट पेपर चढ़ेंगे। तो किसी ने तो ये प्रेफरेंस डाली कि मैं ए को पसंद करता हूँ 1 नंबर, किसी ने ये प्रेफरेंस डाली कि मैं सी को पसंद करता हूँ 1 नंबर। फिर अगला जो बैलेट पेपर जैसे अपन देख लें, यही बता रहा हूँ, उसमें जैसे मैं बता दूं कि भाई मैं तो दूसरे को पसंद करता हूँ कि 1 नंबर इसको दूंगा मैं, 1 नंबर इसको दूंगा मैं, 2 नंबर इसको दूंगा, और तीसरा भाई सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है ना। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, तो इसका एक अलग से जैसे वीडियो बना हुआ है, मैं शेयर कर लूंगा, उसमें पूरा लाइव एग्जांपल है। हालांकि अभी तक किसी की जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ मैंने बताया था कि वीवी गिरी जो थे, वीवी गिरी, ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर एक बार इसकी जरूरत पड़ी है कि दूसरा राउंड काउंटिंग का हुआ हो, उससे पहले और उससे बाद आज तक कभी भारतीय लोकतंत्र के अंदर इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। तो इसका एक एग्जांपल के द्वारा और बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। तो क्या है ये, ठीक है, मतगणना के प्रथम चरण में प्रथम प्राथमिकताओं को गिनती की जाती है, और यदि इसमें किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो उसे विजयी घोषित, किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त हो जाता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं हो तो क्या होता है,
यदि प्रथम चक्र में निर्धारित कोटा किसी को प्राप्त नहीं होता है तो द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र अथवा जब तक निर्धारित कोटा क्या, टोटल भाग 2 प्लस 1, 50% प्लस 1, निर्धारित कोटा का मत नहीं मिलते तो मतगणना जारी रहती है। क्या है फिर आगे देखो, इंपॉर्टेंट लाइन और क्या, कि द्वितीय चक्र में जिस उम्मीदवार के सबसे कम मत होते हैं उनको दूसरे उम्मीदवारों को अनुपात में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। मतलब सेकंड चरण में क्या होता है कि पहले चरण में जैसे जो वोट हुआ उसमें जो सबसे कम जिसको वोट मिले होते हैं ना, मतलब सबसे कम जो उम्मीदवार पहले नंबर की पसंद था, वो उम्मीदवार जिसको सबसे कम एक नंबर की पसंद माना गया था उसके जो वोट होते हैं, ये लाइन है। द्वितीय चक्र में जिस उम्मीदवार को प्रथम चक्र में सबसे कम मत होते हैं, प्रथम यहां एक शब्द लिख देता हूं ना, द्वितीय चक्र में जिस उम्मीदवार के प्रथम गणना है ना, प्रथम गणना में, यूं समझना है इसको, है ना, कि प्रथम गणना में जिसके सबसे कम मत थे ना उसके, ये समझना। द्वितीय चक्र में जिस उम्मीदवार के प्रथम गणना में सबसे कम मत होते हैं उनको दूसरे उम्मीदवारों को अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अनुपात में कैसे, कि उस भाई जैसे जैसे जिनको अपन ने सेकंड प्रेफरेंस जिन्होंने लगाई है उसको अपन उनको अनुपात में डिफरेंट कर देते हैं। वो एक वीडियो के द्वारा और बता दूंगा, उससे और क्लियर हो जाएगा। दूसरे मतलब समझना यही कि जिसके सबसे कम मत मिले होते हैं ना प्रथम राउंड में, उसके वोटों को प्रोपोर्शनली डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना, सबसे कम मत वाले को, ये समझना है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम अनुपात में स्थानांतरित कर देते हैं। किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा मिल जाने पर मतगणना समाप्त कर दी जाती है। राष्ट्रपति के अभी तक के निर्वाचन में केवल एक ही बार दूसरी प्राथमिकताओं गिनने की आवश्यकता पड़ी है। 5वें निर्वाचन में किसी भी उम्मीदवार को प्रथम चक्र मतगणना में निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं हुआ था, मतलब 5वें जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे उसमें है ये बात। अतः उम्मीदवारों को मिली द्वितीय प्राथमिकताओं की गणना की गई, उनमें वीवी गिरी विजय घोषित हुए थे। तो अभी मैंने ऊपर बताया था वीवी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनके लिए दूसरे चरण के काउंटिंग की बात आई थी, दूसरे चरण की बात आई थी, बाकी कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान देना है। तो ये बेसिक एक बात थी जो अपन को समझनी है, बाकी मैं इसका एक वीडियो और बना दूंगा, उससे और चीजें अपन को समझ में आ जाएंगी। ये यहाँ तक अपन ने अभी समझा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनका अपन को ध्यान रखना है। यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ आगे। ठीक है, अब अपन जैसे पढ़ते हैं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जैसे कुछ समय समय विवाद हुए हैं, तो या कोई विवाद हो तो उसका जैसे कौन क्या करता है उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक, ओके।